नमस्कार दोस्तों, एन संतोषी एजुकेशन आई एस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, दृष्टिदार विजन का जो उत्तर प्रदेश PCS है, ठीक है, उसका टेस्ट सीरीज़ है। ये पहला टेस्ट सीरीज़ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2025 का ही है, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज से। तो यहाँ पर पहला है और हम क्या करेंगे कि इसमें लगभग 150 क्वेश्चन है, तो इसको हम 2 पार्टों में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी करना होता है, ठीक है। और इस वजह से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसलिए इसको 2 पार्ट करेंगे। आज लगभग हम 70-75 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे, है ना। और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जिसको अगर टिक मार्क वाला चाहिए तो वो यहाँ पे नहीं है, तो वो अभी आप वीडियो को कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और उसकी चीज़ें में थोड़ी बहुत जानकारी भी दी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ, उसके बाद आंसर बता दूँ और उसके बाद आप चले जाइए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर एवरी इस टॉपिक का ब्रीफ जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तभी बैठिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी चेतावनी थी आप लोगों के लिए, तो मैं कहा बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को 2 से सुमेल करना है। यहाँ पे अशोक के अभिलेख दिए गए हैं और यहाँ पे विषय वस्तु दिया गया है, ठीक है। तो इनके शिलालेख है, उनसे संबंधित चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो उनको देखना है। तो शिलालेख 1, उसमें क्या बताया गया था ये देख रहे हैं, ठीक है। क्या उसमें क्रूरता, क्रोध, ईर्ष्या, नियंत्रण पाने की सलाह दी गई थी, मनुष्य, पशु और कल्याण करने की बात की थी, पशु बलि की निंदा की गई थी, या फिर धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। तो शिलालेख 1 है, उसमें क्या हुआ था कि उसमें पशु बलि से संबंधित जो सामाजिक चीज़ें थी उनको उसमें वर्णन किया गया था। तो इसमें पशु बलि की निंदा एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, तो तीसरा ऑप्शन आपका शिलालेख 1 से संबंधित है। रही बात दूसरे की, शिलालेख 2, ठीक है। दूसरे शिलालेख में क्या बताया गया था कि उस समय जो कल्याणकारी चीज़ें हुआ करती थी उनके बारे में वहाँ पे चर्चा की गई थी, ठीक है। दूसरे शिलालेख में कल्याणकारी जो उपाय थे उनको उसमें दर्शाया गया था, ठीक है। तो क्रूरता, क्रोध, ईर्ष्या, नियंत्रण पाने के लिए ये नहीं है, मनुष्य और पशुओं की कल्याण के लिए, ठीक है। तो कल्याण के लिए ये वाला ऑप्शन आपका सही बैठता है। मनुष्य और पशु के लिए कल्याण की भावना किस में है, तो वो आपका शिलालेख 2 में है, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा था, पहला था हमारा पशु बलि, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, पशु बलि था पहले। उसके बाद शिलालेख 2 में क्या था, मनुष्य के लिए कल्याण और पशु के लिए कल्याण की भावना की। और शिलालेख और स्तंभ लेख, ठीक है, ये शिलालेख अलग है, ठीक है। और स्तंभ लेख में क्या है, स्तंभ लेख जो तीसरा था, ठीक है, तीसरे स्तंभ लेख में क्या बताया गया कि इसमें था जो क्रूरता, क्रोध और जो ईर्ष्या वगैरह था उससे नियंत्रण करने की सलाह दी गई थी। क्या दिया गया था, इसमें जो क्रूर भावना है और क्रोध वगैरह इस पर नियंत्रण करने के लिए दिया गया था। तो इसका तीसरे स्तंभ लेख में आपका ये आ जाएगा 1, ठीक है। तीसरे स्तंभ में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बाकी बचता आपका शिलालेख 12 है, ठीक है। तो सामने आपके दिख रहा है, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है। वो क्या है, वो है शिलालेख 5वां, ठीक है। क्या है, शिलालेख 5वां। एक सेकंड पेन के थोड़ा छोटा करते हैं। शिलालेख शिलालेख 5वां, ये यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें जो धम्म की महायात्रा हुई थी उससे संबंधित इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। धम्म के बारे में शिलालेख 5 में दिया गया था, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख लेंगे क्या आंसर बनता है। मेन जरूरी है, आप टेस्ट सीरीज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ उनको ऑप्शन आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कहाँ से क्या ऑप्शन पूछ रहता है, तो पता नहीं रहता है। तो आपको ब्रीफ आइडिया सबके बारे में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं ऑप्शन आप खुद टिक करेंगे। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ जो इसके आंसर होते हैं, है ना। निम्नलिखित में से सातवाहन शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। ये 4 कुछ दिए गए हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी, श्रीमुख, वशिष्ठ पुत्र पुलमवी और यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है। नीचे आपके पूर्व दिए गए हैं, इनको सही कालक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो पहले क्या बात हुई है, पहले किसको पूछा है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को पूछा है, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड की बात करते हैं। सपोज इसका टाइम पीरियड लगभग कितना था, इसका लगभग था आपका टाइम पीरियड कितना था, ये 106 से लेके लगभग इसका रहा था 130 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 130 ईसा पूर्व था। और अगर हम श्रीमुख की बात करते हैं, ठीक है,
सिमुक की बात करते हैं, सिमुक की बात करते हैं तो सिमुक का सबसे पहले लगभग कितना था इसका, सिमुक का आपका कितना था, तो इसका लगभग आपका सिमुक का था 60 ईसा पूर्व से लेकर 37 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, ये सिमुक का है। वशिष्ठ पुत्र पुलमवी का देखें, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र पुलमवी का, तो इसका लगभग 130 से लेकर 154 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, और अगर यज्ञ श्री सतकर्णी का देखें, यज्ञ श्री सतकर्णी करणी का देखें तो इसका 165 ईसा पूर्व से लेकर 194 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, 194 ईसा पूर्व तक था। तो आप देख लेंगे, मैंने आपको यहाँ पे सबकी डिटेल बता दी है, बाकी देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आपको फिट बैठता है। वैसे इसका आंसर बता रहा हूँ कि जैसे कि पहले में आपका ये 106 ईसा लेकर और दूसरे में आपका 60, दूसरे कम हमें ये लग रहा है, तो ये पहले आएगा, सिमुक पहले आएगा, तो 2 में कहाँ है, ठीक है, 2 इन दोनों में है, तो ये दोनों आपके कट गए। ठीक है, 2 आएगा, उसके बाद आपका ये वाला आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला आता है, उसके बाद आपका 130 आ जाता है, फिर लास्ट में आपका 165 से लेकर 94 तक आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे कुषाण काल के दौरान अर्थव्यवस्था से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुषाण काल के दौरान जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, और उसके बाद बताना है आपको देख के कि कौन सा इसमें से सही है, सही बताना है। कुषाण काल में बड़ी मात्रा में स्वर्ण और तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। तो ये तो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा कि स्वर्ण के तांबे के साथ ना पढ़े हों, लेकिन आपने स्वर्ण के मुद्राएं जरूर पढ़ी होंगी। ठीक है, तो लेकिन तांबे के भी जारी किए गए थे। और उसके बाद क्या है, जिनमें ग्रीक खरोष्ठी लिपि में किंवदंतियाँ लिखी हुई थी, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। कुषाण काल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास हुआ था। देखिए, आपने कुषाण काल की अगर अर्थव्यवस्था को थोड़ा पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया होगा कि उस समय व्यापार जो था वो काफ़ी विकसित था उस समय। ठीक है, उन्नत व्यापार की व्यवस्था रही थी। तो ये वाला भी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर आपका 1 और 2 दोनों था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ जानकारी होना जरूरी है आपको। ठीक है, जो कुषाण साम्राज्य है ये 3वीं शताब्दी में लगभग मध्य एशिया में आता है, और भारत के साथ साथ उसके बाद रोम, ठीक है, रोम जो वहाँ से सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार अपना ये करते थे, है ना। और अगर बात करें इसकी लिपियों की, ठीक है, लिपियों की बात करें तो इसमें ग्रीक और खरोष्ठी के साथ इनमें सिक्कों और व्यापार के जो माध्यम होते थे उनमें जो मुद्रा होती थी उनमें इनसे पुष्टि होती है कि इसमें वहाँ पे इस भाषा में ग्रीक और खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। मुद्राएं जो देख के इनसे पता लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, बाइलिंगुअल है। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो आप हम इधर लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे दिए गए कथन में कारण आर और ए है, इसको देखना है। गुप्त शासक कमजोर केंद्रीकरण नियंत्रण बाहरी आक्रमण के कारण साम्राज्य के विघटन को रोकने में असमर्थ रहे। ठीक है, ये कथन है। कारण क्या था, कारण देखते हैं। गुप्त साम्राज्य प्रशासनिक व्यवस्था स्थानीय सामंतों पर निर्भर थी। ठीक है, थोड़ा पहले इसका हम जान लीजिए, फिर आंसर की तरफ चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य प्राचीन समय से ही राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक प्रतिभा का एक प्रतीक रहा है। ठीक है, गुप्त काल काफ़ी चरम उस पर उत्कर्ष पे था, जो कि कला वगैरह से सब थे। ठीक है, तो इसमें जो 6वीं शताब्दी में इसमें क्या हुआ कि जो बहुत सारी विसंगतियाँ और बाहरी आक्रमण करना शुरू कर दिया। बाहरी लोगों ने गुप्त साम्राज्य पर 6वीं शताब्दी में आक्रमण करना शुरू होता है। कब होता है, जब स्कंदगुप्त के बाद जब गुप्त साम्राज्य पर हुणों का आक्रमण होता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि जो प्रांतीय स्तर पर स्वायत्तता होती है उसमें काफ़ी वृद्धि होती है, जिनसे क्या होता है कि जो प्रांत में गवर्नर होते हैं उनका अधिग्रहण हो जाता है और वे अर्ध स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह से स्वायत्त की मांग जो है वो उठती है धीरे धीरे। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका एकदम लगभग सही है। कारण प्रशासनिक व्यवस्था स्थानीय सामंत पर अत्यंत निर्भर थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब गुप्त साम्राज्य में प्रशासनिक तंत्र जो था वो वंशानुगत पद पर निर्भर हुआ करता था। जैसा कि आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, जैसे कि केंद्रीय जो जोड़ा था लोगों का या फिर जो अधिकारी थे उनका वो कमज़ोर पड़ने लगा,
और उसके बाद जो ब्राह्मण और अधिकारी होते थे वे अपने अधिकारियों के साथ भूमि अनुदान भी लेने लगे। इससे भूमि क्षेत्र और जो शहरी क्षेत्र है उस पर नियंत्रण बहुत ही कम हो गया था। साथ में जो कराधान व्यवस्था थी उसमें जो जागीरदार पर निर्भरता थी और खंडित उत्तराधिकार होने की वजह से जो वहाँ की राज्यों में जो गुप्त वंश था उसका साम्राज्य का पतन होना धीरे धीरे शुरू इस तरह से हो जाता है ना। तो आपका ये वाला भी आंसर सही है, मतलब अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में उनके निर्माण के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, अत्यंत प्राचीन काल से नवीन काल तक। ठीक है, इसमें प्राचीन काल से लेकर नवीन काल तक के जो मंदिर हैं वो दिए हुए हैं, तो उनको व्यवस्थित करना है। पेन को चेंज करते हैं, लिखना पड़ेगा यहाँ पे तभी आपको समझ में आएगा। दशावतार मंदिर, ठीक है, क्या दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है। ठीक है, तो दशावतार मंदिर ये आपका लगभग पाँचवीं सदी से लेकर 6वीं शताब्दी में बनता है। ठीक है, 6वीं शताब्दी तक का है और ये गुप्त काल में था। ठीक है, थोड़ा जानकारी ब्रीफ लेना चाहिए, इसके लिए बारे में जान देना जरूरी है। दशावतार मंदिर आपका ये गुप्त शासन के दौरान निर्मित हुआ है और ये किसको समर्पित है, दशावतार इस नाम से प्रसिद्ध है कि ये भगवान विष्णु को, ठीक है, विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कैलाश मंदिर जो कि एलोरा है। ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा ये कहाँ पे है, कौन बताएंगे ये कहाँ पे है, ये कब होता है, ये होता है 8वीं सदी के मध्य में। ठीक है, 8वीं शताब्दी के मध्य में, 8वीं शताब्दी के मध्य में होता है। 8वीं शताब्दी के मध्य होता है और ये राष्ट्रकूट जो राजा थे कौन थे, कृष्ण प्रथम द्वारा इसे निर्मित किया गया था और ये भी भगवान शिव को समर्पित था, भगवान शिव को समर्पित था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोणार्क मंदिर जो कि सूर्य मंदिर भी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन। ये कब था, ठीक है, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये लगभग आपका 13वीं शताब्दी का है। कब का है, 13वीं शताब्दी का है, ये 13वीं शताब्दी का है। और ये किसके उसमें था, ये था गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसे निर्माण कराया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़। नेक्स्ट क्या है, बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है। ये आपका 11वीं शताब्दी से लेके ये प्रारंभ होता है और तंजावुर के जो राजा थे राजा चोल प्रथम उनके द्वारा इसे निर्मित किया गया था और ये ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित हुआ है। अपने मंदिर जो है विशाल, काफ़ी विशाल मंदिर है। आप लोग अगर जानते होंगे ना, काफ़ी विशाल मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से उकेरी हुई ये मंदिर है। तो इस तरह से आप सीक्वेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। ये 5वीं 6वीं शताब्दी में, ये 8वीं शताब्दी के मध्य में और ये 13वीं शताब्दी में और ये आपका 11वीं शताब्दी के मध्य में। ऑप्शन आप देख लेंगे, बाकी तरह तो मैच कर ही सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 13-14 मिनट होने वाले हैं, आपके क्वेश्चन हुए सिर्फ 5, तो इसलिए मैंने आपको पहले वार्निंग दी थी। अगर आपको लग रहा हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो अभी भी स्किप कर दें, क्योंकि टाइम बहुत लगने वाला है ना। बाकी देख लीजिए आप, मैं आपको भगा नहीं रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं छोड़ के चले जाओ वीडियो, तो भाई साहब ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में। तो अगर आप क्षमता है बैठ सकते हैं तो बैठिए। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 को 2 को सुमित करना है। इधर कुछ रचयिता दिए हुए हैं और इधर रचना दी हुई है। सुसंहिता, स्वप्नवासदत्ता, मुद्रा राक्षस या फिर सौदरानंद। ठीक है, सौदरानंद इनके रचयिता इधर दिए हुए हैं साइड में, इनको मिलाना है। पहली बात तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ही कंपल्सरी है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं सुसंहिता की बात करते हैं। ठीक है, तो सुसंहिता क्या है, ये एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। ठीक है, आयुर्वेदिक ग्रंथ है और ये शल्य चिकित्सा के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है और ये लगभग 300 से अधिक चिकित्साओं में इसे प्रक्रिया का वर्णन भी देखने को मिलता है। तो सुसंहिता जैसे नाम ही सुश्रुत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुश्रुत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्वप्नवासदत्ता
ये किसकी है? भास की संस्कृत नाटक है, ठीक है। जो महाकवि भास हुए थे उनका यह संस्कृत नाटक था, और कालिदास से पहले ये एक प्रारंभिक शास्त्रीय नाटककार हुआ करते थे उस समय, ठीक है। तो ये भास कहाँ पे है? भास यहाँ पे है। उसके बाद मुद्राराज, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है, इसका तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी है? विशाखदत्त की है। मुद्राराज किसकी है? विशाखदत्त की है। इसमें क्या है? विशाखदत्त जो मुद्राराज की किताब है, इसमें क्या है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके जो रणनीति का उदय और चाणक्य की जिसमें कूटनीतियों का वर्णन इसमें देखने को मिल जाएगा मुद्राराज की किताब में, जिसके लेखक कौन है? विशाखदत्त हैं। उसके बाद आपका एक ही बचता है और ऑप्शन भी एक ही बचता है, तो उसकी कौन है? अश्वघोष। सौंदर्यनंद के कौन है? अश्वघोष है, ठीक है। जो सौंदर्यनंद है ये आपका संस्कृत भाषा में बौद्ध काव्य है, ठीक है। इस पर नंद जो मौर्य सम्राट था उसमें नंद के त्याग और बुद्ध की शिक्षाओं को इस पर केंद्रित किया गया है, ठीक है। और ये ग्रंथ भारत के प्राचीन जो बौद्धिक विविधता को दर्शाता है। कौन सा ग्रंथ? सौंदर्यनंद, ठीक है। इसमें शासन कला, सौंदर्य कला, शल्य कला, आध्यात्मिक इत्यादि का दर्शन का संयोजन देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? ये मिलता है आपका सौंदर्यनंद में। बाकी आप यहाँ पे मैच कर लेंगे ऑप्शन में। नेक्स्ट चलते हैं, अंग्रेजी वाले इधर देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके बाद सही कथन को फाइंड करना है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा में दुख की उत्पत्ति होती है और अष्टांगिक मार्ग का पालन कर इसका निराकरण किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ चेतना का अंत और पूर्ण विनाश है, ठीक है। पूर्ण विनाश, इंग्लिश वाले इधर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म, निर्वाणा मीन्स द एंड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन। पहले तो कंप्लीट वर्ड ही गलत है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका तो गलत है। लेकिन जो बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा दुख से उत्पन्न होता है ये तो सही है, और अष्टांगिक मार्ग का पालन करके इसका निराकरण किया जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका राइट है, ठीक है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है अभी देखते हैं। क्योंकि जो बौद्ध धर्म का निर्वाण का अर्थ है, तो निर्वाण का अर्थ ये नहीं होता था, ठीक है। बौद्ध धर्म में क्या हुआ कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना, इसका अर्थ होता है निर्वाण का। क्या होता है? जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने को निर्वाण कहते थे, और यह मन चेतना का अंत नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये आपका सही नहीं है। थोड़ा बहुत जान लेते हैं बौद्ध के बारे में ही। तो बौद्ध धर्म के मूल दर्शक के अनुसार जो दुख बहुत ही ज़्यादा होता है, दुख मुख्य होता है, ये वाला ऑप्शन एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। और इसमें मनुष्य की जो इच्छाएँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। इसके कारण से जो बौद्ध धर्म है उसमें 4 आर्य सत्यों पर आधारित कुछ शिक्षाएँ दी गई थी, ठीक है। जैसे कि दुख, संसार में दुख है, समुदय, इच्छा दुख का कारण होता है, निरोध जिसमें इच्छा की समाप्ति दुख का निवारण है, और मार्ग दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करके वो दुख का निवारण कर सकता है। तो ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सैन्य अभियानों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। अलाउद्दीन खिलजी का जो ये अभियान थे, 4 अभियान हैं, देश गुजरात विजय, रणथंभौर का घेराबंदी, चित्तौड़ का आक्रमण, वारंगल का युद्ध, यह अभियान, तो इसको सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। पहले आते हैं गुजरात विजय पे, ठीक है। तो सुल्तान बनने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है वो पहली बार महत्वपूर्ण सैन्य विजय यही थी, कौन सी? गुजरात विजय की। इसमें अलाउद्दीन ने अपार धन प्राप्त हुआ और जो पश्चिमी तट है वहाँ पर इसने रणनीतिक नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया। भारत का जो पश्चिमी तट है उसमें इसने अपने जो रणनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। और रही बात है गुजरात विजय, ये कब होता है? अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया? तो ये करता है 1299 में। कब करता है? 1299 में, ठीक है। 1299 में करता है। उसके बाद आता है रणथंभौर की घेराबंदी, ठीक है। रणथंभौर की घेराबंदी, तो ये इसका में क्या था कि जो राजपूत शासक थे हमीर देव को नियंत्रित करना था इसका, ठीक है। इसका उद्देश्य जो अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था इसमें कि जो राजपूत के शासक थे हमीर देव उसमें हुआ करते थे, उसको उसके नियंत्रण करने का मंशा रही थी, ठीक है। और इसने यह अभियान कई दिनों तक जारी रखा।
और कठिन था, लेकिन इसने अलाउद्दीन ने इसको लास्ट में सफलता मिलती है। और रही बात ये कब होता है, तो ये होता है रणथंभौर की घेराबंदी, ये वो करता है 1301 में करता है, ठीक है, 1301 में करता है। उसके बाद चित्तौड़ का आक्रमण, तो चित्तौड़ का जो आक्रमण है ये कब होता है, ये होता है 1303 में होता है, ठीक है, कब होता है, 1303 में होता है। इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी है वो मेवाड़ के सिसोदिया जो राजपूत पर हमला करता है, और जो रानी पद्मिनी है उनको घेराबंदी करता है, ठीक है। आपने इतिहास में चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें, फिल्में बनी इस पर। उसके बाद वारंगल का अभियान, वारंगल का अभियान ये होता है 1309 में, ठीक है, 1309 में होता है। और इसमें जो मलिक कफूर के नेतृत्व में करता है, उसका सेनापति था, ठीक है। और दक्कन अभियान के दौरान जो काकतीय शासक उस समय हुआ करते थे, प्रताप रुद्रदेव, उन पर आक्रमण किया गया, ठीक है, जिससे उनको इसने हटा दिया और वारंगल का युद्ध का अभियान इसने चालू किया इस पर। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेट सीक्वेंस वाली लिखी हुई है। बाकी आप इसमें से देख सकते हैं कौन सा आंसर आपका होने वाला है। वैसे आपको आंसर सामने सब दिख रहा होगा, छोटे से लेके बड़ा तक। नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि आपका आंसर ही ए है यहाँ पे। मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि सुधारों से संबंध में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? उन्होंने राजस्व संग्रहण सुधार के लिए गंगा और यमुना नदियों के बीच दोआब का जो क्षेत्र है पर प्रत्यक्ष रूप से राज्य नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत किया। तो ये तो लगभग आपका सही है। यह योजना सुनियोजित सिंचाई सुविधाओं और किसानों के लिए निर्धारित निम्न दरों के कारण सफल रही, ठीक है। तो ऐसा नहीं था, हुआ क्या था कि उस समय जो किसान थे उन्होंने अपनी भूमि का त्याग कर दिया था, ठीक है, क्योंकि समृद्धि के बजाय उस क्षेत्र में बृहद स्तर पर मतलब उनके काम का नहीं, यानी कि जो बेकार एक तरह से होता है, वो स्थिति उनकी हो गई थी किसानों की, ठीक है। तो ये उस समय की चीज़ें थी, अकाल पड़ा था उस समय, ठीक है। जैसे कि राजस्व दरों में अस्तित्व खतरा हो गया, अधिक भ्रष्टाचारी अधिकारी हो गए, ठीक है, और समस्त बहुत सारी गंभीर अकाल पड़े थे। इस वजह से किसानों ने भूमि को त्याग कर दिया था, वहाँ समृद्धि नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत है, आपका आंसर हो जाएगा ए। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में अमरम पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अमरम शब्द का अर्थ पूछा गया है। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला धार्मिक भूमि हुआ करती थी। नायकों को प्रदत्त सैन्य भूमि आवंटन का एक रूप हुआ करता था। तटीय बंदरगाहों व्यापारियों को एकत्र किया गया विशेष कर था। भूमि विवाद को निपटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक शाही फरमान हुआ करता था, ठीक है। तो अमरम के बारे में पूछा गया है, तो अमरम क्या था? अमरम था आपका नायकों को प्रदत्त सैन्य भूमि का आवंटन किया जाता था, ठीक है। तो यह था आपका अमरम। नेक्स्ट होते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग बता जाएंगे, बोलेंगे अभी 10 क्वेश्चन हुआ, आधा घंटा होने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण अल-बरूनी द्वारा भारत के बारे में नहीं किया गया? क्या बोल रहे हैं? कौन सा विवरण अल-बरूनी के बारे में पूछ रहा है, भारत के बारे में उसने कौन सा विवरण नहीं दिया था उसमें से, ये पूछा है। भारतीयों का विश्वास था कि उनके सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाएं अन्य सभी से श्रेष्ठ हैं। जाति व्यवस्था के कारण समाज में स्थानीय विभाजन और प्रतिबंध स्थापित हुए। गणित और खगोल विज्ञान में भारतीय रुचि इस्लामी दुनिया की तुलना में बहुत कम थी। भारतीय ऐतिहासिक लेखन का अभाव था, लेकिन दार्शनिक आध्यात्मिक विचारों के में उत्कृष्ट थे वो। तो क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है, ठीक, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो सी आपका ऑप्शन होगा, नहीं पूछा। गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय रुचि इस्लामी दुनिया की तुलना में बहुत कम थी, तो उसने ऐसा विवरण नहीं लिखा है। थोड़ा अल-बरूनी ने जो किताब लिखी है उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। अल-बरूनी कौन था? महमूद गजनी का समकालीन हुआ करता था। उस समय महमूद गजनी और अल-बरूनी समकालीन थे, मतलब एक साथ में थे, ठीक है। उसके आक्रमण के द्वारा वो भारत आया, कौन? अल-बरूनी आया था, और कई वर्षों तक वो भारत में रहा। उसके बाद उसने समाज में जो धर्म विज्ञान रीति रिवाज वगैरह थे उनको अत्यंत रूप से
रुचि लेकर उसका अध्ययन किया उसने। उसके बाद उसने एक किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी? किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद लिखी। इसका मतलब होता है तहकीके हिंद, ठीक है, की रचना की। और 11वीं शताब्दी में वो भारतीय संस्कृति दर्शन को लेकर सामाजिक संरचना की जानकारी बहुमूल्य स्रोतों से उसने प्राप्त कर लिया था। किसने? अल-बरूनी ने। और अल-बरूनी ने कहा था कि जो भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की भावना हुआ करती थी, समानता, वे अपने रीति रिवाजों को भी अन्य श्रेष्ठ माना करते थे। किसने कहा था? अल-बरूनी ने कहा था भारतीय के बारे में, ठीक है। अल-बरूनी ने कहा था कि जो जाति व्यवस्था में सामाजिक विभाजन हुआ करता था, जिसमें से बहुत सारे पारंपरिक क्रिया समाप्त हो गई जाति विभाजन होने के कारण। उसने कहा कि जो भारतीय संस्कृति ऐतिहासिक लेखन था उसको समझ का अभाव हुआ, लेकिन जो दर्शन और आध्यात्मिक अन्वेषण उल्लेखनीय प्रगति पर भारत में रहा करते थे उस समय। उसके बाद उसने बोला कि जो भारतीय गणित और खगोल विज्ञान है उसकी उसने काफ़ी प्रशंसा की, ठीक है। यहाँ की संस्कृतियों का उसने काफ़ी ज़्यादा कहा कि बहुत ही उन्नत किस्म की संस्कृतियाँ थीं, ठीक है। इस वजह से आपका ये गलत है। यहाँ पे कम नहीं थी बल्कि काफ़ी अधिक थी, काफ़ी अधिक थी, ठीक है। नेक्स्ट पे निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं हुआ है पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हुआ और नहीं हुआ में काफ़ी अंतर हो जाता है। यहीं से क्वेश्चन आपके गलत और सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो क्या पूछा गया है? नहीं हुआ है। बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, हुमायूं का मकबरा, आगरा का मोती मस्जिद, ठीक है। इसमें से कौन सा निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं होता है? तो वो है आगरा का मोती मस्जिद, ठीक है। कौन है? आगरा का मोती मस्जिद, ठीक है। अगर अकबर के काल में नहीं होता तो किसके काल में होता है? तो ये होता है शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में होता है, ठीक है। शाहजहां के काल में होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसके बाद सही कोट को चयन करना है। शिवाजी ने परंपरागत जागीरदारी प्रणाली के स्थान पर चौथे और सरदेशमुखी नमक का एक अधिक केंद्रीकृत भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मराठा राज्य संघात्मक ढांचे के रूप में विकसित हो चुके थे, जहां क्षेत्रीय प्रमुख छत्रपति को नाम मात्र की मान्यता देते हुए स्वायत्त के रूप से शासन किया करते थे, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आंसर पे चलेंगे, ज़्यादा बेटर है। तो क्या हुआ? पहले ऑप्शन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। परंपरागत जागीरदारी प्रणाली के स्थान पर चौथे के सरदेशमुखी नमक अधिग्रहण केंद्र भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत हुई। तो चौथे का मतलब होता है 1/4, ठीक है। चौथे का मतलब 1/4 और सरदेशी इसका मतलब होता है ज़्यादा, अतिरिक्त, मतलब उसके अलावा, ठीक है। अलावा, इसके अलावा है, ठीक है। ध्यान रखिए ये थोड़ा ऐसे वर्ड है, इसका मतलब होता है अलावा, यानी कि इसके अलावा, ठीक है। एक तो चौथा होता था 1/4, 1/4 यानी अगर 100 में कितना आएगा 25, इस तरह से, ठीक है। शिवाजी ने क्या किया, केंद्रीकृत भूमि के राजस्व का प्रशासन का हिस्सा वो नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो जो पड़ोसी क्षेत्र में विशेष रूप से मराठा नियंत्रण में वो बाहर हुए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक कर व्यवस्था का ईजाद की, ठीक है। कर व्यवस्था की ईजाद की, ना कि इन दोनों का किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो जागीरदारी थी उसके स्थान पर उन्होंने विस्तार सैन्य प्रमुख साधन माने, ठीक है। उसके बाद शिवाजी ने अतिरिक्त राजस्व प्रणाली केंद्रीकृत की और आमत्य और कारकुन जैसे अधिकारियों को इनकी नियुक्ति की देखभाल के लिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ये 18वीं शताब्दी की बात हो रही, यानी कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात की बात हो रही है। तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जब होता है तो जो पेशावर होते हैं वो 18वीं शताब्दी के शुरुआत में मराठा राज्य में एक संघ का विकास होता है, जिसमें कि इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले जैसे कुछ परिवार थे, उनके पास कुछ क्षेत्रों में अधिकार हुए और उन्होंने नाम मात्र के 17 छत्रपति का प्रभुत्व स्वीकार किया था, ठीक है। तो इस वजह से हाल आपका आंसर गलत है, सही है, माफ़ कीजिए, सही है।
तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ये गलत। सूची 1 को 2 से शामिल करना है। कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, ये मैं हालांकि कई वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए आप देख किसी के लिए भी रहे हो, चाहे बीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीसी दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो, देखिए जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो स्टैटिक्स पार्ट्स होता है, आई मीन वो चेंज नहीं होता। चाहे वो कोई भी टेस्ट सीरीज हो, नाम पे मत जाइएगा, आप सिर्फ देखिएगा कोई भी टेस्ट सीरीज हो, और जो स्टैटिक डाटा होता है वो नहीं बदलता। जैसे कि ये सब है, ये सब कहाँ बदल जाएगा, वो चाहे किसी भी एग्जाम में पूछ ले, बदलने वाला तो है नहीं। तो इसलिए आप किसी भी एग्जाम पे दे रहे हो देख सकते हैं। सबके अध्यक्ष पूछे गए। तो 1885 का अधिवेशन मुंबई में हुआ था, लिखा ही हुआ, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, ठीक है। 1887 में मद्रास में होता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी राइट लिखा हुआ है। 1906 कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, ये भी सही है। 1917 में कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट है, ये भी सही है। यानी कि आपके 4 ऑप्शन ही सही दिए हुए हैं, तो आपका आंसर ऊपर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस की वैचारिक मान्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन साम्यवाद को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ठीक है। गांधी अहिंसा साम्यवाद आर्थिक योजना का सम्मेलन, राष्ट्रीय और पाश्चात्य लोकतंत्र का उदारवाद का मिश्रण, भारतीय सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया, मार्क्सवाद और एकांत रूप, न्याय और प्रशासन के संबंध समाहित करना, और समाजवाद और फांसीवाद को एक संबंध पर लाकर खड़ा कर देना। सुभाष चंद्र की वैचारिक मान्यताओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा साम्यवाद को दर्शाता है? तो साम्यवाद को इसमें एक ही लाइन दिखा रही, वो है न्याय और अनुशंसा को समाहित करता हुआ समाजवाद और फांसीवाद को एक संबंध पर लाना। का आंसर हो जाएगा बी। 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और उसके बाद यहाँ पे सही कथन को चूज करना है। यह प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की वर्धा अधिवेशन में पारित किया गया था। शुरू करने के लिए अनुमति दी गई थी। गांधी जी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन इसमें किया था। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई थी, और स्वतंत्र भारत के फांसीवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। 1942 की बात हो रही है, ठीक है। भारत छोड़ो के संबंध में क्या हुआ, जब कांग्रेस की कार्य समिति ने 1942 में वर्धा में बैठकर इस प्रस्ताव को अपनाया, तो इससे क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में, कहाँ पे, बंगाल के ग्वालियर टैंक में, ये क्वेश्चन आता है, में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होती है। उसमें ये सहमति हो जाती है कि जो गांधी जी को आगामी जन आंदोलन के लिए नेतृत्व करने के लिए पूर्ण अधिकार दिया गया था, ठीक है। ये वाला भी आपका सही है। इस आंदोलन के तत्कालीन समाप्त करने की मांग उठाई और फांसीवाद को साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए अलग कर दिया गया था। एक सेकेंड सही नहीं है, यहाँ पे वर्धा लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्धा लिखा हुआ है, जबकि ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था ग्वालियर टैंक में हुआ था, ठीक है। ये हुआ था ग्वालियर टैंक में, ठीक है। हाँ वही मैं सोच रहा था, क्या गलत है इसमें, ये गलत है भाई आपका, ठीक है, गलत है, वर्धा में हुआ था, और बाकी सारे स्टेट में सही है, बस ये वर्धा की वजह से ये गलत हो जाता है, और ये वाला तो आपका सही है। आपका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी? भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने किया था? महादेवी गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रघुनाथ राव, गोपाल हरि देशमुख ने, महादेव गोविंद रानडे, रघुनाथ ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रघुनाथ कारवे ने। तो 1887 में भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने किया? तो वो किया था आपका महादेव गोविंद रानडे ने
और रघुनाथ सिंह ने, ठीक है। डेट तो बाकी यहाँ पे लिखी हुई है, वो बताने की जरूरत नहीं है। प्रमुख विकास कार्य और गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है। लोअर बर्मा का विलय, ठगी दमन, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण स्थापना और नेपाल में सुगोली, ठीक है। ये गवर्नर जनरल किस किस से क्या क्या संबंधित है, ठीक है। तो जो लोअर बर्मा विलय है ये किस संबंधित है, डलहौजी संबंधित है, ठीक है। ठगी का दमन के लिए फेमस है, कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी की स्थापना का श्रेय किसी होता है, ये मेघ हो जाता है। और नेपाल और के साथ सुगोली के संधि पर यह लॉर्ड हेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन सही एक दूसरे के सामने दिए हुए हैं, बाकी आप आंसर में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताना है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताना है, कौन सा सही है, ठीक है। 3 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है। उन्होंने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस सुधार को न्यायोचित ठहराने के लिए वैदिक शास्त्रों का संदर्भ लिया था। तो ये तो बिल्कुल सही है, नहीं ये तो है, ठीक है, ये आपको कट गया सिर्फ एक। उन्होंने हिंदू विधवाओं को उत्थान के लिए विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी, ठीक है। तो उन्होंने तो नहीं की थी, विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने किया था, यह आपका क्या था, विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था, ठीक है। इन्होंने नहीं किया था, इसलिए ये आपका गलत है। संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में उन्हें गैर ब्राह्मणों को वहाँ अध्ययन करने की अनुमति दी और पाठ्यक्रम में पश्चिमी विचारों को शामिल किया गया था, ये भी आपका सही है। तो दूसरा ये आपका सिर्फ गलत है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नहीं, किसने किया था, 1850 के दशक में हो गया था, बल्कि ये ना कि बाद में होता। तो ये क्या था, विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। तो 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। समाचार पत्र जनरल है और ये संपादक हैं, ठीक है। संवाद कौमुदी मैंने बीपीएससी वाले टेस्ट में कराया था, संवाद कौमुदी किसका है, तो ये राजा राम मोहन राय का है, ठीक है, राजा राम मोहन राय का है। हिंदू पैट्रियाट, तो हिंदू पैट्रियाट किसका है, ये हरिश्चंद्र मुखर्जी का है। और बात करें द इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट किसका है, ये आपका मोतीलाल नेहरू का है, ठीक है। और बाकी बचे एक द हितवाद, ये गोपाल कृष्ण गोखले का, बाकी इधर देख लेंगे। डेट इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको डेट बता देता, लेकिन हाँ समाज कौमुदी का ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। ये हुआ था 1821 में, ठीक है, 1821 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, कथन कारण बताना है। ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह शुरू करने में केंद्रीय भूमिका थी। ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह को शुरू करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ने विदेशी सेवा को अनिवार्य करके हिंदू सिपाहियों को धार्मिक भावनाओं को आहत किया था, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, आर और ए सही है, आर ए की व्याख्या भी सही करता है। निम्नलिखित में से किसने गुप्त क्रांतिकारी समाज अंजुमन ए मोहिब्बिन ए वतन की स्थापना किया था। आगा खान ने, मदन लाल ढींगरा ने, लाला लाजपत राय ने, या फिर अजीत सिंह ने किया था। तो ये क्या था, अजीत सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं था, कर्नाटका, बरार, बॉम्बे शहर या फिर मद्रास प्रांत, ठीक है। तो कौन नहीं शामिल था, मद्रास, वो बॉम्बे शहर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड चैंसलर की कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ था, कौन सी घटना नहीं हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सिलेंडर शिक्षा आयोग की नियुक्ति ये भी हुआ था,
साइमन कमीशन का गठन, तो ये तो 1942 में होता है, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन ये कब होता है, ये होता है, साइमन ही लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है। साइमन कमीशन का गठन होता है 1942 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन, ये भी उसके शासनकाल में नहीं हुआ था, के दौरान नहीं ये हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो साइमन कमीशन गठन है ये नहीं हुआ था, बाकी सारे हुए थे। इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। क्या करना है, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। एक्सला चैपल की संधि कब होती है, ठीक है। एक्सला चैपल की संधि कब होती है, ये होती है 1748 ईस्वी में होती है। उसके बाद बात करें तो जो पेरिस संधि है वो आपका 1763 में हुई थी। और मद्रास की संधि की बात करें तो मद्रास संधि ये कब होती है, 1769 में होती है, ईस्वी लगा लीजिएगा इधर। उसके बाद यंडूप की संधि की बात करें तो ये कब होती है, 1826 में होती है, 1826 में होती है, ठीक है। बाकी आप मैच कर लेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। भारत में लेटराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लेटराइट मृदा के बारे में बात हो रही है और फिर सही कथन को चूज करना है। यह लोहे एल्युमिनियम के यौगिक में समृद्ध है और इसमें ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ह्यूमस की कमी तो होती है। यह अत्यधिक उपजाऊ है और गहन कृषि के लिए उपयुक्त है। अत्यधिक उपजाऊ है और गहन कृषि के लिए उपयुक्त है। तो ये उपजाऊ तो नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यह आमतौर पर उच्च वर्षा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी हो सकता है, उच्च वर्षा उच्च तापमान वाले में पाई जाती है, लेकिन ये अत्यधिक उपजाऊ तो नहीं होती है। तो उपजाऊ क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व है वो बह जाते हैं और इसमें पोषक तत्वों की हानि होती है, जिससे क्या जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है, ठीक है, वो बंजर हो जाती है। तो गहन कृषि के लिए तो सही ज़मीन नहीं होगी। तो ये वाला आपका गलत है। बाकी आपका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत है ना, हाँ। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। कथन और कारण दोनों दिए गए हैं, उन पर बात करनी है। सूक्ष्म पर्णपाती वन को प्रायः कृषि एवं चराई के लिए साफ किया जाता है। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनका जो कैनोपी कवर होता है वो वर्ष भर घना रहता है। तो सूक्ष्म पर्णपाती वन प्रायः कृषि एवं चराई क्षेत्र के लिए साफ तो किया जाता है, तो ये तो आपका सही है, ठीक है। लेकिन जो ये 100 सेंटी से 200 मीटर के बीच वाले क्षेत्र में इनका कैनोपी कवर घन रहता है, ये वाला गलत है, ठीक है। ये 100 से 200 नहीं होता है बल्कि 70 होता है, ठीक है। 100 से 70 के मध्य होता है, तो इसलिए आपका ये गलत है। आपका आंसर हो जाएगा सी। दक्षिण भारत की नदियों में सहायक नदियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है पूछा गया है। गोदावरी मंजीरा सही है, मतलब सुमेलित है। कृष्णा भीमा सही है। कावेरी तुंगभद्रा ये भी सही नहीं है, ठीक है। पेनार चित्रावती, ठीक है, पेनार चित्रावती, तो ये भी आपका सही है। अगर सुमेलित ये नहीं है तो कावेरी क्या होगा, ठीक है। कावेरी की सहायक नदी में से कौन सी नदी होगी, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कौन सी नदी होनी चाहिए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वैसे जो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कृष्णा नदी है, ना कि कावेरी नदी है, ठीक है। और आप कमेंट में बताइएगा कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है। भारत के मानक मध्य रेखा स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 80-30 पूर्व देशांतर जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है और मानक मध्य रेखा के मध्य मानी जाती है, ठीक है।
तो ये तो आपका सही है। इस देशांतर रेखा को इसलिए चुना गया क्योंकि यह भारत का भौगोलिक केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि नहीं गुजरती इसलिए इसे चुना गया है। ठीक है, नहीं गुजरती इसलिए इसे चुना गया है, तो ये इसलिए गलत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। सूची एक को शामिल करना है, यहाँ राज और यहाँ पे कुछ पर्वतीय दर्रे हैं। ठीक है, उनको मिलाना है। तो अरुणाचल में कौन सा दर्रा है? सैला दर्रा है। ठीक है, अरुणाचल में कौन सा है? सैला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। लद्दाख में कौन सा दर्रा है? लद्दाख में कौन सा दर्रा है? तो खारदुंगला है। ठीक है, खारदुंग दर्रा है। ठीक है, सिक्किम में कौन सा है? नाथुला है। यानी कि चारों ही सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की शीत ऋतु में निम्नलिखित कथनों को विचार करना है और सही कथन को बताना है। शीत ऋतु को बताना है। कोरोमंडल तट की शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों के कारण पर्याप्त वर्षा हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। कोरोमंडल अभी एक्सप्रेस ट्रेन थी, इसके लास्ट ईयर अभी एक्सीडेंट भी हुआ, काफ़ी लोग मरे थे, तो ध्यान होगा। पश्चिमी विक्षोभ के उत्तरी पश्चिम भारत में हल्की वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो कि गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों के लिए कृषि के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी आपका सही है। आपका आंसर दोनों हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं, है ना। 1 घंटा होने वाला है और अभी आपका सिर्फ 30 क्वेश्चन हुआ है। अभी हमें पास लगभग 40 क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा वरना आपको लगेगा मास्टर बहुत बोरिंग है। 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, जो 8 डिग्री चैनल है, सुना होगा आपने, ये तो बिल्कुल सही है। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को समूह करता है। तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। आंसर मारिए 2, ए और सी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है? जारवा, ओंगो, शोम्पेन या फिर गर्सिया। ठीक है, नहीं पाई जाती, ये पूछा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो गर्सिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, गर्सिया नहीं पाई जाती है। तो गर्सिया कहाँ पाई जाती है? अगर वहाँ नहीं पाई तो कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की। सुनसबरी, मानस, कोपी, धनसिरी। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है? ये सुबनसिरी है और मानस है। ठीक है, ये दोनों आपको दाहिने से मिलने वाली नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैलडेरा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, तो इसका मैं आंसर बताता हूँ। ये पढ़ने से कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, मेन तो आपको जानना है कैलडेरा का सर्वोत्तम रूप कौन सा है। तो वो आपका है कटोरे का आकार का गड्ढा नहीं, घासीनुमा अन्नत क्षेत्र का विशाल विस्फोट के बाद ज्वालामुखी खाली हो चुके मैग्मा के कष्ट को धांस से जाने से बनता है। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, बाकी ये सब नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। बांध और नदियाँ दी गई हैं, बांध और नदियाँ दी गई हैं, इनको देखना है। तो जो पंचेत बांध है, ठीक है, पंचेत बांध है, पंचेत बांध कहाँ पर मिलता है? पंचेत बांध जो है ये झारखंड में है। ठीक है, पंचेत बांध कहाँ पे? झारखंड में है और ये दामोदर नदी पे है। ठीक है, पेन चेंज करते हैं। ये आपका दामोदर नदी पे है। कहाँ पे? झारखंड में। गांधी सागर की बात करें, ठीक है, गांधी सागर बांध की बात करें तो ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, मंदसौर जिले में पड़ता है और ये चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी, एक सेकेंड, हाँ, चंबल नदी पे है। ठीक है, बाण सागर बांध, अगर बाण सागर बांध की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। ठीक है, और ये सोन नदी से संबंधित है। ठीक है, सोन नदी यहाँ पे है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी से है, एक ही बचा हुआ है। ठीक है, तो ये तेलंगाना में आपका है। ठीक है, कहाँ है? तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध, तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश में ही थोड़ा बहुत इसका हिस्सा देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आप खुद मिल लेंगे।
क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में चाय के उत्पादन में भारत के घटते क्रम को सही करना है? ठीक है, चाय वगैरह का पूछता रहता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्या बोल रहे हैं, चाय उत्पादन की मात्रा घटते क्रम में बताना है। ठीक है, घटते क्रम में बताना है, यानी कि जो लास्ट उसको पहले बताना है, तो पहला उसको लास्ट बताना है। ठीक है, ऐसा करना है। तो पहले पे भारत ही आता है। ठीक है, भारत ही आता है, उसके बाद चाइना, केन्या और दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे उच्च की बात करें चाय के उत्पादन में तो कौन है? वो है दक्षिणी अमेरिका। नहीं, एक सेकंड, क्या बोला है? घटते क्रम में पूछा है ना। देश के चाय के उत्पादक की बात हो रही है, यहाँ पे चाय के उत्पादक की बात हो रही है। तो इसमें आपका चाइना आएगा। ठीक है, चाइना, भारत, दक्षिण अफ्रीका और केन्या आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कपास की कृषि संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, सही उत्तर का चुनाव करना है। कपास स्तंभ विकास के लिए कम से कम 240 पारा रहित दिन की आवश्यकता होती है। कपास का जो विकास के लिए 240 दिन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। दक्कन पठार की काली मृदा कपास के लिए, कृषि के लिए आदर्श है, बिल्कुल सही है। नरमा तात्पर्य पश्चिम भारत में पकाई जाने वाली लग्न स्टेपल वाली अमेरिकी कपास है, तो ये भी आपका सही है। आपका हो जाएगा 1 2 3 तीनों ही सही हैं। अनुसंधान संस्थान और ये स्थान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी स्पेशल संबंधित है ये सारे आपको आने चाहिए, जबान पे होने चाहिए। ठीक है, तो पहली क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये कटक में है। कहाँ पे है? पेन चेंज करते हैं, ये आपका है कटक में है, कटक में है। और कटक कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ठीक है, तो ये आपका लखनऊ में पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है? लखनऊ में पड़ जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये शिमला में। शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो ये राजमुंदरी में। ठीक, कहाँ पे है? राजमुंदरी में। राजमुंदरी कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। बाकी आप देख लेंगे कौन सा सही है ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भूमध्य रेखा वाले निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा इनमें से कौन से देशों से होकर गुजरती है, ये पूछा गया है। तो भूमध्य जो रेखा है वो ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया से भी जाती है, उसके साथ साथ ये एक नाइजीरिया, इक्वाडोर, गिनी, इससे नहीं आती, केन्या से भी जाती है। ठीक है, तो 1 2 और 5 ठीक कहाँ है का ऑप्शन में? क्या? हाँ ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को पृथ्वी समानता सूर्य के सबसे निकटतम यानी कि उपसौर पर होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, यह पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे निकट कब होती है? जब क्या बोलते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घिकार वृत्त बनाती, तब होती है, यानी कि वो होती है 4 जनवरी। ठीक है, 4 जनवरी होती है। मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर रहा हूँ ना, ये वीडियो 2 घंटे के पास पहुँच जाएगी, है ना, तो क्योंकि अभी और भी इसके पार्ट लाने हैं, तो थोड़ा जितना जरूरी है उतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ, जितना जरूरी है उतना कर रहा हूँ, निश्चित रहिए। ठीक है, मोजावे रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मोजावे रेगिस्तान कहाँ पे है? मैक्सिको में है क्या? यूएसए में है? ऑस्ट्रेलिया में है? या फिर दक्षिणी अफ्रीका में है? ठीक है, जो मोजावे है रेगिस्तान है, ये कहाँ पे है? तो ये है यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में है। सूची 1 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, मॉकिंस, लानोस, क्वांट, पेंटागन, वेनेजुएला, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। ठीक है, तो जो मॉकिंस है ये कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है, मॉकिंस ब्राज़ील में पड़ता है। मॉकिंस कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। यहाँ पे झाड़ीदार भूमि होती है क्या? ठीक है, भूमध्य सागर झाड़ीदार भूमि होती है। उसके बाद लानोस, ठीक है, जो लानोस है ये वेनेजुएला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वेनेजुएला में पड़ता है। और यहाँ पे पोषक तत्वों में बहुत सारी चीज़ जो झाड़ीदार यहाँ पे भूमि देखने को मिलती है। ठीक है, नहीं आदर्श रूप से यहाँ मिलती है। ठीक है, आदर्श रूप मिलती है। उसके बाद क्वांटन,
क्वांटल में यहाँ पे पोषक तत्व वाली भूमि मिलती है, और ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। बाकी पेंटनल बचा है फ्रांस में है, ठीक है, पेंटनल बचा है फ्रांस में है, और यहाँ पे सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है, ठीक है। स्थल रुद्ध देश नहीं पूछा है, ठीक है, ध्यान देंगे, नहीं पूछा है, क्या है, नहीं पूछा है। लाओस, प्रागवे, बोलिविया, लाइबेरिया, ठीक है। तो जो लाइबेरिया है वो स्थल रुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। काल्सरबर्ग रिज निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? कैरिबियन सी में, अरब सागर में, अंटार्कटिक सागर में, कोरल सागर में, ठीक है। जो काल्सरबर्ग रिज है ये निम्नलिखित किस सागर में स्थित है, ठीक है। तो वो कहाँ पे है, वो है अरब सागर में है, ठीक है, अरब सागर में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डार्डानल्स जल लंबवत काला सागर और मरवा सागर से को जोड़ता है। बाब अल मंडेब जल लंबवत फारस की खाड़ी को जोड़ता है। ये दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। अब पहले ऑप्शन क्या है, डाडला बोर्ड जल लंबवत की बात करें तो ये मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, ठीक है, ना कि एजियन सागर से जोड़ता है। मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, और उसके बाद काला सागर और एजियन सागर तक पूरा ये मार्ग होके जाता है। पहले आता है आपका काला सागर, फिर बास्फोरस जल लंबवत, मरामर सागर, टडोर जल लंबवत और एवरेज सागर, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है। उसके बाद दूसरे सागर पे क्या है, बाब अल मंडेब जल लंबवत फारस की खाड़ी में स्थित अरब सागर को जोड़ता है, ये बोला है यहाँ पे। तो जो बाब अल मंडेब जल लंबवत है ये लाल सागर को अदान की खाड़ी से जोड़ता है, क्या, ठीक है, लाल सागर को अदान की खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ पे दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, तो ये इसलिए आपका ये दोनों गलत है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। मिस्टर फ्रांस सही है। लेवेस मिस्र में चलता है, ठीक है, लेवेस कहाँ चलता है, मिस्र में नहीं चलता है। बोरा केशियन में चलता है। बुरान रूस में चलता है, ठीक है। तो जो लेवेस है ये कहाँ पे चलता है, ये चलता है स्पेन में। कहाँ चलता है, स्पेन में चलता है, ठीक है, स्पेन में चलता है, ध्यान रखेंगे, स्पेन में चलता है, ओके। ये इसलिए ये गलत था, आंसर भी आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कोयला क्षेत्र और ये राज्य, सिंगरौली कोयला संयंत्र कहाँ पे है ये, ठीक है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, तो ये आपका है तेलंगाना में है। उमरिया, उमरिया कहाँ पे है, उमरिया कहाँ पे है, एक सेकंड पेन को ही चेंज कर लेते हैं। सिंगरौली कहाँ पे है, तो सिंगरौली आपका है तेलंगाना में है। उमरिया की बात करें, उमरिया मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। नवेली की बात करें तो नवेली कहाँ मिलता है, ये मिलता है, नवेली कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है तमिलनाडु मिलता है। तालचेर की बात करें तो ये आपका एक ही बचा हुआ है उड़ीसा, बाकी यहाँ पे आप देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से इनमें कौन सा एक बंदरगाह देश सुमेलित नहीं है? बंदरगाह की बात हो रही है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बुसान दक्षिण कोरिया में है, बिल्कुल सही है। बुसान से एक हॉलीवुड मतलब एक मूवी बनी है, उसको भी देख सकते हैं। एटवर्प नीदरलैंड में, यही गलत है, ठीक है। एटवर्प कहाँ पे है, एटवर्प बेल्जियम में है, ठीक है, एटवर्प कहाँ पे है, बेल्जियम में है, ये है बेल्जियम में है, बेल्जियम में, ना कि नीदरलैंड में, तो यही आपका गलत है। जेबेन अली संयुक्त अरब अमेरिका में है, अमीरात में, सॉरी अमीरात में है। और वाइस पाइलो ये चिली में है, ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। स्वेज नहर के संदर्भ में इन कथनों पर कौन सा कथन सही है? वर्ष 1869 में खोली गई स्वेज नहर का स्वामित्व मिस्र सरकार के पास था, मिस्र सरकार के पास था, बिल्कुल सही है। यह भूमध्य सागर को पोर्ट शहीद को लाल सागर के पोर्ट से जोड़ती है, ये भी बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, नहीं करता है पूछा गया है, कौन नहीं करता है? उज्बेकिस्तान नहीं करता है, ठीक है, उज्बेकिस्तान नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय गैसों का उनकी वायुमंडलों की सांद्रता के अवरोही क्रम का
सही कालानुक्रम है, ठीक है। कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, जल निकास और यहाँ पे लवणता, ठीक है, उसको लेके बात हो रही है। तो वान लेक, इसकी लवणता कितनी होती है? वान लेक की 333 होती है। मृत सागर की कितनी है? तो मृत सागर कितनी है? इसकी है 238 है। और ग्रेट साल्ट लेक की कितनी है? तो इसकी है ये 220। और लाल सागर कितनी है? तो इसकी है 40%, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। वान लेक की कितनी है? इसकी है 330। मृत सागर कितनी है? तो 238। ग्रेट साल्ट लेक की कितनी है? तो इसकी है 238 और लाल सागर की 40 है। बाकी आप देख लेंगे आगे। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा गया है। स्थल मंडल भूपृष्ठीय मेंटल का ऊपरी भाग शामिल होता है जिसमें दुर्बला मंडल होता है। देखते हैं, पृथ्वी का कोर 2029 किलोमीटर गहराई तक शुरू होता है, बिल्कुल ये सही है। लेकिन जो पहला है ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो स्थल मंडल में भूपट्टी के मेटल वाला सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वो काफ़ी ठोस होता है और इसमें ध्रुवता मंडल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ऊपरी मेंटल ध्रुवता मंडल ऊपरी मेंटल का निचला हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें विशेषकर कमज़ोर और पिघला हुआ पदार्थ उसमें रहता है। और ये लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, ठीक है, लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। और ज्वालामुखी गतिविधियों में ये मैग्मा का निर्माण करने में प्राथमिक क्षेत्रों में आता है, ठीक है, इसलिए ये आपका गलत है। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओस का सर्वोत्तम परिभाषा करता है? ठीक है, ओस का सर्वोत्तम परिभाषा करता है नमी भूमि, जो भूमि पे हिम क्रिस्टल, गलत है। भूमि निलंबित कणों का संग्रह होने, ये भी गलत है। भूमि के पास शीतल सतहों पर जल बूंद को संगठित नमी, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में तो एक ही सही था आपका, तो ये आपको मतलब है नहीं। रोग से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रोग से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये पूछा गया। क्या पूछा? सुमेलित सही पूछा गया है। तो हेपेटाइटिस बी पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ लिखा हुआ है, जबकि ये वायरस के कारण होती है डेंगू में क्या लिखा हुआ है? डेंगू में जीवाणु लिखा गया है, ठीक है, जीवाणु लिखा हुआ है। जबकि जो डेंगू होता है वो एक वायरल रोग है जो कि एंजिप्ट मच्छर के काटने के कारण होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। रेबीज ये क्या है? रेबीज, इसमें वायरस लिखा हुआ है, ठीक है, रेबीज क्या लिखा हुआ है? इसमें वायरस लिखा हुआ है, ये आपका सही है। ये वायरस के कारण होता है, कुत्तों के काटने से जनरली होता है, पागल जानवरों के काटने से होता है। टाइफाइड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वायरस लिखा हुआ है, ठीक है, टाइफाइड में वायरस लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है क्योंकि टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु से, जो साल्मोनेला टाइफाइड होता है उसके जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है, वायरस यहाँ पर नहीं है। बाकी एक ही ऑप्शन आपका सही है, रेबीज वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, MRI का अर्थ क्या है? MRI का अर्थ क्या है? पहली बात तो MRI का फुल फॉर्म जानना जरूरी है, फुल फॉर्म ही पूछा गया है, ठीक है। तो फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस इमेजिंग होता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, बी आपका आंसर है। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे अधिक किससे संबंधित होता है? ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस सबसे अधिक किससे संबंधित होता है? तो ये होता है हड्डियों से। किससे होता है? हड्डियों से होता है। एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है वो कौन सी है? ऑक्सीजन रक्त वाहित करती है वो कौन सी है? ठीक है, महाधमनी नहीं है, कोकोरी धमनी नहीं है, ग्रीवा धमनी यही है, बाकी फुफ्फुसीय धमनी, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, गुलियन वेरे सिंड्रोम GBS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। या एक स्वप्रतिरक्षी विकार है, बिल्कुल सही है। जो परिधीय तंत्रिका को तंत्र को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। यह आमतौर पर वायरल होता है, या फिर बैक्टीरियल संक्रमण जैसे कैपिलोबैक्टर जेजुनी और जीका वायरस के बाद में होता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका आंसर दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन डी में, ठीक है। एग्जाम में ध्यान देंगे जब यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ पे सी में जनरली ये ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे डी में दिया हुआ है, तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। फॉर्मोहाइड्राइड का आणविक सूत्र क्या है? फॉर्मोहाइड्राइड का आणविक सूत्र क्या है? ठीक है, तो वो है HCHO, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट चलते हैं, कोलाइडी विलियन में विलयक कणों का आकार क्या होता है? कोलाइडी विलियम में विलयक कणों का आकार क्या होता है? तो ये होता है 1 nm से लेके 100 nm तक होता है, ठीक है, हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा
थर्मोसेटिंग बहुलक है, ठीक है। थर्मोसेटिंग बहुलक पूछा गया है, कौन सा है इसमें से, ठीक है। क्या वो पॉलिस्टीन है, टेफ्लॉन है, पीवीसी है या फिर फॉर्मोहाइड्रेट रेजिन है, ठीक है। तो वो कौन सा है, वो है फॉर्मोहाइड्रेट रेजिन है। जैविक तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है क्या, कैंडल है, मोल है या फिर एम्पियर है, ठीक है। जैविक तीव्रता, एक सेकंड, ज्योति तीव्रता पूछा है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ठीक है। तो वो है कैंडला है, ठीक है, कैंडला है। सत्यम का वजन 60 किलो है, ये रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसका मैं आंसर बताता हूँ, करूँगे तो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, उसका आंसर हो जाएगा 60 kg, बाकी आप करके बताएंगे। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। कौन से समूह में आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर में, माउस में, स्कैनर मॉनिटर प्रिंटर में, मॉनिटर कीबोर्ड माउस में या फिर मॉनिटर प्रिंटर प्लांट में, ठीक है। तो इसमें आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस सिर्फ मॉनिटर, प्रिंटर और प्लांटर होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कैश मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है मुख्य मेमोरी का आकार बढ़ाने के लिए, अस्थायी डेटा स्टोर करने के लिए, सीपीयू के लिए डेटा एक्सेस गति को बढ़ाने के लिए या फिर बैकअप फाइलों का स्टोर करने के लिए। कैश मेमोरी की बात हो रही है, तो कैश मेमोरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कैश मेमोरी का प्रयोग सीपीयू के लिए जो डेटा एक्सेस है उसकी गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको समझ जाएगा सी। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 2 होते हैं क्या, 8 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 16 होते हैं। तो एक बिट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए उपयोगकर्ता हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। एंड्रॉयड लिक्सन कार्नेस के अनुसार विश्व में स्तर मोबाइल उपकरणों के सबसे व्यापक उपयोग में किया जाने वाला ओएस सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड लाइन CLI उपयोगकर्ता को दृश्य आधारित इंटरेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। तो ये तो गलत है, ये नहीं करता है, ठीक है। दृश्य आधारित उपयोग के लिए प्रदान नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इसमें कि जो कमांडर लाइन है इसमें दृश्य आधारित नहीं होता है, बल्कि इंटरेक्ट और ग्राफिक यूजर्स इंटरफेस के लिए, विशेषता के लिए होता है, ठीक है। जो आइकन और विंडो के लिए मेन्यू का उपयोग करता है, ठीक है। इसलिए ये वाला आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, 2 सही है, ठीक है। ऑप्शन में कहाँ है, 1 और 2 यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहीं तक करेंगे, आज 70 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। यहीं तक करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो पार्ट में करेंगे। ये आपका 2 पार्ट में, हर वीडियो आपका 2 पार्ट में होगा, ठीक है। हर वीडियो आपका 2 पार्ट में होगा। इंटरनेट और इंट्रानेट के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है, ठीक है। इंटरनेट और इंट्रानेट के संदर्भ में पूछा गया है। इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है, इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है। इंटरनेट के अभिगमन हेतु अनुमति की आवश्यकता होती है, इंटरनेट पे सभी के लिए होता है। इंटरनेट सार्वजनिक नेटवर्क है, इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है। तो बिल्कुल आपका ये परफेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है, ठीक है। परफेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। इंटरनेट एक्चुअली में है क्या, इंटरनेट एक इंटरनेट कनेक्शन कंप्यूटर का सिस्टम होता है जो कि एक वैश्विक नेटवर्क होता है। इसमें विश्व भर में कोई भी डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन के साथ इसमें एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और इसे सार्वजनिक नेटवर्क के रूप में माना जाता है। जबकि जो इंटरनेट है वो कुछ हिस्सों तक पहुंचता है और इसमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जो सामग्री और उपयोगकर्ता इसमें प्रतिबंधित रहते हैं, यानी कि एक लिमिट तक रहते हैं। इसलिए इसको एक सार्वजनिक स्थान के रूप में इंटरनेट और निजी स्थान के रूप में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत, शेयर नहीं कर सकते तो वीडियो को एक बार थंब जरूर दिखा दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।